नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो रोज़ाना की तरह एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ डेली करंट अफेयर्स, जो कि हम लोग डेली आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आप इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स प्लस स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स प्लस जो भी पर्सन इन न्यूज़ है और फिल्म से संबंधित जितने भी न्यूज़ है, उन सब के लिए आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का करंट अफेयर्स छोड़ के बाकी सारा करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे आपको कवर करवाएंगे और कोशिश करते हैं हम लोग कि आपको यहीं के यहीं सारी चीज़ें याद करवा दी जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 22 सितंबर है, 22 सितंबर का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। चलिए, यात्रा सेवा दिवस 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यात्रा सेवा दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। ये देखो, एएआई सेलिब्रेटिंग यात्री सेवा दिवस। ये क्या है? यात्री सेवा दिवस है। ये क्या है? यात्री सेवा दिवस है। ये यात्रा सेवा दिवस नहीं है। ये क्या है दोस्तों? यात्री सेवा दिवस है। तो ये अभी किसने बनाया है? एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, एएआई। एएआई क्या है? एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। क्या है इनका उद्देश्य? क्या है इसके पीछे? फ्यूचर रेडी एयरपोर्ट्स, पैसेंजर सेंट्रिक एक्सपीरियंस। मतलब ऐसे एयरपोर्ट बनाना जो फ्यूचर के लिए रेडी हो, और उसमें खास कर क्या ध्यान रखना है कि जो पैसेंजर हैं, मेन जो फोकस है कि पैसेंजर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसका जो उद्देश्य है, इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, यात्रियों केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देना। तो पहला आंसर क्या आ गया? सी आंसर आ गया। अगला सवाल देख लेते हैं। 2026 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत को क्या मिली है? एंट्री मिली है। भारत की एक फिल्म है जो ऑस्कर के लिए क्या हुई है? नॉमिनेट हुई है आपको। और फिल्म का नाम क्या है? होम बाउंड। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं स्टार लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। कौन सी पिक्चर है? होम बाउंड। कौन सी पिक्चर है? होम बाउंड, ये पिक्चर का नाम है। और सवाल क्या है कि इसके डायरेक्टर कौन है? इस पिक्चर के डायरेक्टर कौन है? आप यहाँ पे इस पिक्चर का पोस्टर देख सकते हैं। ये दो दोस्त हैं। आपको भी ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इससे पहले कौन सी फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी? इससे पहले एक फिल्म थी लगान, आपने ज़रूर देखी होगी वो लगान। लगान से भी पहले एक फिल्म हमारी नॉमिनेट हुई थी, मदर इंडिया। कौन सी? मदर इंडिया। और अभी ये जो पिक्चर हुई है हमारी, जो नॉमिनेट हुई है, उसका क्या नाम है? होम बाउंड। और इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है? नीरज घेवान। नीरज घेवान उनका नाम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, भारत एआई। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भारत एआई इम्पैक्ट समिट, यानी कि एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है फ्यूचर में? देखो, ये आप यहाँ पे लोगो देख सकते हो, है ना? ये हमारा क्या है? अशोक चक्र। ये क्या है? हमारा अशोक चक्र है। ये हमने कहाँ से लिया है? सारनाथ के स्तंभ से लिया है। आपको पता है जो चार शेर हैं चारों तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, और उसके नीचे अशोक स्तंभ, ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। और हमारा जो राष्ट्रीय पंक्ति है वो क्या है? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। सवाल क्या है कि इस समिट का आधिकारिक लोगो, अभी क्या है, ये समिट कब होगी? 2026 में होगी। कब होगी 2026 में? 19 और 20 फरवरी 2026 को। कहाँ पर होगी? नई दिल्ली में। ये सवाल आपके सामने बार बार आएगा, और हो सकता है ये सवाल आपको एग्जाम में भी दिखाई दे। 2026 की इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट कब कहाँ होने वाली है? नई दिल्ली में। कब होने वाली है? 19 और 20 फरवरी को होने वाली है। अभी हाल ही में क्या है? इसका लोगो जारी किया है। लोगो का प्रतीक चिन्ह किस पर आधारित है? तो ये आधारित है अशोक चक्र। तिरंगा झंडा नहीं है, ओम का चिन्ह नहीं है, और अशोक का सिंह शीर्ष नहीं है। क्या है? अशोक चक्र। आगे चलें, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, तांबे सहित महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए सहयोग करने के लिए किस कंपनी ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, आपको पता है ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसका राजस्थान में भी क्या है? संयंत्र है। आपने सुना होगा खेतड़ी एक जगह है, वहाँ पर इसका क्या है? संयंत्र था। हालांकि अभी वो
चल नहीं रहा है, लेकिन खेतड़ी में क्या था, इसका एक संयंत्र था। अब सवाल है कि HCL ने कौन सी कंपनी के साथ क्या किया है, MOU साइन किया है, किसके लिए, तांबे और, देखो OL एंड HCL साइन MOU, OL मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, और HCL ने क्या किया है, साइंड MOU टू कोलोबरेट ऑन एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक मिनरल्स इंक्लूडिंग कॉपर एसोसिएटेड मिनरल्स। यानी कि तांबा और तांबे के अलावा जो महत्वपूर्ण खनिज है उनके उत्खनन के लिए किसके साथ समझौता किया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किसने समझौता किया है, ये HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, ये पहले भी आपके सामने आ चुका है एक बार, पिछले हफ्ते आया था ये सवाल हमारे सामने। आयुर्वेद दिवस 2025, आयुर्वेद दिवस 2025 कब है, ये है कल यानी 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, आयुर्वेद दिवस। अब पूछ रहा है कि 2025 की थीम क्या है, तो 2025 पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं हम लोग, भारत में 10वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, यानी कि लोगों के लिए और हमारे ग्रह के लिए आयुर्वेद का महत्व। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन ए आ गया इसमें, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। क्या है ऑप्शन, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। याद रखना 2025 की थीम है, और कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत का जो पहला कांस्य पदक था वो किस खिलाड़ी ने जीता। जाग्रेब में क्या हो रही है, रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, और वहाँ पर पहला जो कांस्य पदक है वो किसने जीता है, वो जीता है अंतिम पंघाल ने। किसने जीता है, अंतिम पंघाल ने। और ये आप अंतिम पंघाल की फोटो देख सकते हो, भारत की ये क्या है, अच्छी नई उभरती हुई क्या है, रेसलर है, और हो सकता है अगले ओलंपिक में आप देखिए कि ये क्या लेके आए, गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर के आए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम पंघाल। विनेश फोगाट के बारे में आपको पता है, ओलंपिक में क्या हो गया था, बदकिस्मती से ये गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई कुछ ग्राम वजन के कारण, इसके बारे में आपको पता ही होगा। अगला सवाल, सेबी द्वारा 2025 में शुरू किए गए किस नियामक ढांचे, यानी क्या बात समझ में आई आपको, सेबी ने हाल ही में क्या बनाया है, एक नियामक ढांचा बनाया है, एक फ्रेमवर्क बनाया है। किस लिए बनाया है, जिसका उद्देश्य क्या है, विदेशी निवेशकों को, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनको गिफ्ट IFSC तक पहुंच को क्या बनाना है, उनके लिए सरल बनाना है। और भारत के अंदर जो दीर्घकालिक जो संस्थागत निवेश है FPI जिसको बोलते हैं, दीर्घकालीन FPI को क्या देना है, बढ़ावा देना है। तो ये कौन सा हमारा फ्रेमवर्क है, इसका सही आंसर होगा फास्टर, इसका सही आंसर होगा स्वागत FI। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। देखो स्वागत FI स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जर्नलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी कि जो ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक सिंगल विंडो का सिस्टम बनाना, और चीज़ें क्या हो, ऑटोमेटिक हो, वहाँ पे ऑटोमेटिक जर्नलाइज्ड एक्सेस हो उनके लिए। तो ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि जो अच्छे यानी कि जो रेप्यूटेड फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा भारत में आए, और भारत में FPI जो है वो बढ़े। आपको पता है सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का क्या काम होता है, सेबी का काम होता है कि हमारा जो प्राथमिक बाजार होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट जो हमारा होता है, और हमारा क्या होता है, आपने नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड, ये भी आपने सुना होगा। इन सब को रेगुलेट कौन करता है भारत में, सेबी इनको रेगुलेट करता है। अब वापस आते हैं स्वागत FI जो फ्रेमवर्क है उस पर, ये क्या प्रोवाइड करता है, ए सिंप्लीफाइड सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉर लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी कि जो ऐसे इन्वेस्टर जो तुरंत पैसा लेकर के भाग नहीं जाएंगे जैसे ही मार्केट गिरेगा, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये नया फ्रेमवर्क बनाया है। किसने बनाया है, सेबी ने। फ्रेमवर्क का नाम क्या है, स्वागत FI।
अगला सवाल है विश्व सागवान दिवस 2025 का 5वां संस्करण भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। जो विश्व सागवान दिवस है वो इस बार भारत में मनाया जा रहा है और उसका कौन सा संस्करण है, ये 5वां संस्करण है। और ये कहाँ पे मनाया जा रहा है दोस्तों, ये मनाया जा रहा है केरल के कोच्चि में। केरल के कोच्चि में कब से कब मनाया गया, ये 17 से 20 सितंबर को मनाया गया। और कहाँ पर मनाया गया, कोच्चि में मनाया गया। ठीक है, अगला सवाल, सागवान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीक, क्या बोलते हैं, टीक। अगला सवाल देखिए, कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला निजी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, हम क्या बनाने जा रहे हैं, भारत में जो स्ट्रेटजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो बनाया जा रहा है भारत में पहली बार। कहाँ पर, पादुर कर्नाटक में। तो सवाल क्या है कि इसका जो टेंडर है, इसका जो ठेका है वो किसको दिया गया है, कौन सी कंपनी को दिया गया है, यही सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा मेघा इंजीनियरिंग। इसका सही आंसर क्या होगा, मेघा इंजीनियरिंग। ठीक है, ये पहली कंपनी है जो क्या बनाने जा रही है भारत के लिए पहला स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व, ये कंपनी है। और ये हम लोग क्या बना रहे हैं, रिजर्व। फोटो मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आता हूँ क्योंकि आप हमेशा याद रखिए शब्दों से 1000 गुना फोटो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से सेव होता है। इसलिए फोटो, इसीलिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं यहीं के यहीं आपको चीज़ों को क्या करा दूं, याद करा दूं। ये मेगा इंडस्ट्रीज़ कंपनी है जिसका ये आप देख सकते हो बिल्डिंग, और ये क्या बनाने जा रही है, इंडिया का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाने जा रही है, निजी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। अगला सवाल है, किस देश ने सितंबर 2025 में न्यूक्लियर सशस्त्र पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान के पास में क्या है, परमाणु हथियार है, लेकिन क्या नहीं है, कलेजा नहीं है। परमाणु हथियार होने से नहीं होता, क्या चाहिए, कलेजा भी चाहिए। और इन्होंने क्या किया है, एक समझौता किया है कि अगर एक देश पर हमला होगा तो उसको दोनों पर हमला समझा जाएगा। ठीक है, ये समझौता किसने किया है, पाकिस्तान ने। अब आपने एक कहावत सुनी है, चोर चोर क्या होते हैं, मौसेरे भाई। तो ये चोर चोर क्या है, मौसेरे भाई। और ये नाटो शैली में है। नाटो में भी यही होता है कि नाटो देश, जैसे 32 देश है नाटो में, किसी एक नाटो देश पर हमला क्या माना जाएगा, सभी 32 देशों पर हमला माना जाएगा। ठीक है, तो ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। ये देखो, ये गले मिल रहे हैं ना, ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान एंड सऊदी अरब साइन द स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम अपने जर्नल अवेयरनेस के सवाल पे। तो अब तक हमने क्या देखे, 10 हमारे करंट अफेयर्स के सवाल हो गए। अब हम क्या करेंगे, 8 सवाल काहे के करेंगे, जर्नल अवेयरनेस के करेंगे। जनरल अवेयरनेस के सवाल का हमारा पैटर्न क्या होता है कि हम पहले 2 लाइन में सवाल पूछते हैं। पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और उससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछेंगे। अगर आप डेली हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। पहला सवाल, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट यानी 25 आधार अंकों की क्या की है, कटौती की है। इस संदर्भ में बताइए कि वित्त में एक आधार यानी एक बेसिस पॉइंट के बराबर होता है। अब आपको मैं भारत के संदर्भ में समझाता हूँ इसके बारे में। आप हमारे यहाँ क्या क्या होता है, जैसे एक तो होता है हमारी रेपो रेट होती है। क्या होती है, रेपो रेट होती है। और क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, बैंक रेट होती है। बहुत सारी रेट्स होती है जो कौन डिसाइड करता है, इसमें हमारी जो मौद्रिक नीति के लिए एक कमेटी बनी हुई है वो डिसाइड करती है। आपने सुना होगा कभी कभी कि 25 आधार या 30 आधार पॉइंट यानी बेस पॉइंट्स को क्या किया गया, कम किया गया। यानी कि अगर टोटल इसको माने 100 और इसके अगर एक बेसिस पॉइंट कम किया यानी ये इसका कितना परसेंट हो गया, 0.01% हो गया। यही सवाल पूछना चाहता है वो कि एक बेसिस पॉइंट में कितना परसेंट होगा, 0.01 होगा। समझ में आ गई बात। यानी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो यही पूछने चाह रहा है कि 1 पैसा बराबर कितना, तो 0.01 रुपीज़ के बराबर। यही सवाल यहाँ पे पूछ रहा है ये। अगला सवाल, EPFO
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सरल खाता प्रबंधन के लिए पासबुक लाइट एक ऐप लॉन्च किया है उन्होंने। किस नाम से? पासबुक लाइट ऐप। आप डाउनलोड करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपना पूरा खाता चेक कर सकते हैं कि मेरे खाते में हर महीने कितने पैसे कट रहे हैं, कितना मुझे ब्याज मिल रहा है, कितना मुझे बोनस मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब सवाल है, बताइए कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा अवधि कब? विकलांगता के मामलों में। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए अगर उसको पेंशन मिलेगी तो उसके लिए मिनिमम कितनी सर्विस करनी पड़ेगी? उसको 10 वर्ष उसको सर्विस करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी। अगला सवाल, आईआईटी कानपुर और वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी, इन्होंने क्या किया है, अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आईआईटी, जो भारत में आईआईटी हैं, बहुत सारी आईआईटी हैं, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बम्बई, उसके बाद में आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। तो सवाल क्या है कि आईआईटी की स्थापना मूल रूप से किस समिति की सिफारिश पर की गई? इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टैटिक जीके का, याद रखना, नलिनी रंजन सरकार समिति। ये आप देख सकते हैं, नलिनी रंजन सरकार साहब की फोटो भी लगी हुई है, जिन्होंने देखा देश में आईआईटी का सपना। पहली बार जो सपना आईआईटी का देखा था वो किन्होंने देखा था? नलिनी रंजन सरकार ने देखा था। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब आ गया फिर से सेबी के ऊपर एक सवाल। सेबी ने दीर्घकालिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्वागत FI लॉन्च किया था। अभी पीछे पढ़ कर गए हम ये बात। अब आता है सवाल क्या है? विदेशी निवेश के संदर्भ में बताइए कि भारत में सेबी निम्नलिखित में से किसको विनियमित करता है? इनमें से सेबी जो है वो किसको विनियमित करता है? अब पहले मैं आपको बताऊं कि सेबी के जो रेगुलेशंस है वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो देखो, सेबी के रेगुलेशन, सेबी रेगुलेट करता है प्राइमरी मार्केट को, मैंने पहले भी बताया था, सेकेंडरी मार्केट को, और म्यूचुअल फंड को, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा IPO आता है, या कोई भी शेयर पहली बार जारी होता है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO जब भी आता है उसका पूरा रेगुलेशन किसके थ्रू होता है? सेबी। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। एक बार IPO आ गया, एक बार शेयर मार्केट में आ गए, अब क्या हो रहा है? उनको कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, उसी के आधार पे, मांग और पूर्ति के आधार पे उनकी कीमत कम और ज़्यादा होती है। आपको पता है शेयर मार्केट में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो आप इसके बारे में बेहतर जानते होंगे। तो वो कौन सा मार्केट होता है? सेकेंडरी मार्केट होता है। एक होता है म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर क्या है, कोई फंड मैनेजर बैठता है जो बहुत सारी जगह पे अलग अलग टुकड़ों में क्या करते हैं, वो पैसा लगाते हैं और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या करते हैं? रिटर्न दिलाते हैं, और इसमें से कुछ पैसा वो अपना भी बचाते हैं। और ये क्या हो गया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो सवाल यही है कि किसको विनियमित करता है? तो ये करता है अपना विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को। किसको करता है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर मैंने इसलिए आपके सामने लगा दिया है कि ये स्वागत FI आपके समझ में आ जाए। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जर्नलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। स्वागत FI याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत और FAO ने सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए क्या किया है? हाथ मिलाया है, यानी कि समझौता किया है। भारत और FAO मिलकर के क्या बनाएंगे? मिलकर के बनाएंगे ब्लू पोर्ट। यानी कि ये ब्लू पोर्ट क्या होंगे? मछली पकड़ने के केंद्र होंगे। कौन कौन बनाएगा? भारत और FAO। सवाल है कि भारत में मत्स्य पालन के लिए एक योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसका नाम क्या है? PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सवाल है कि ये योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों, ये योजना उसी वर्ष शुरू हुई थी जिस वर्ष कोरोना आया था।
बस इसी तरह से याद रखना कि जब कोरोना आया था तभी कौन सी योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल अब है विश्व सागवान दिवस, हम पढ़ के आए 2025, पहली बार कहाँ पर हुआ, कोच्चि में हुआ। कोच्चि कहाँ पर है, केरल में। अब सवाल है कि सागवान की खेती और उपयोग के संबंध में निम्न कथनों पर क्या करना है, अपने को विचार करना है। हमें देखना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि सागवान के बागानों को प्रति वर्ष न्यूनतम 1200 से 2500 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने देखा होगा ये क्या है, एक सदाबहार जो वन है वहाँ की ये वृक्ष होते हैं, जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है वहीं पर ये सागवान के वृक्ष स्पेशली पाए जाते हैं। यानी ये तो ऑप्शन हो गया अपना सही। अब आपने दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। यदि सागवान की लकड़ी का रसायनों से उपचार न किया जाए तो यह जल्दी ही अपना स्थायित्व खो देती है। आपने देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा, जब हम लोग फर्नीचर का काम करवाते हैं तो दरवाजे और खिड़कियां कौन सी लकड़ी से बनवाने की कोशिश करते हैं, सागवान की लकड़ी से। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी है उसमें दीमक नहीं लगती है, उसका कोई भी आपको केमिकल ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें कोई दीमक वगैरह नहीं लगती है। तो ये ऑप्शन हो गया भैया अपना गलत, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि ट्रीटमेंट करना चाहिए नहीं तो खराब हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन, भारत में प्रमुख सागवान उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल है। तो ये क्या हो गया अपना सही हो गया, यानी अपना पहला सही है और तीसरा सही है, यानी अपना ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेघा इंजीनियरिंग। अभी हमने बात की थी, क्या बना रहे हैं ये, प्राइवेट पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रही है भारत में। पहला कौन सी कंपनी है, मेगा इंजीनियरिंग है। निजी तेल भंडार बनाएगी पहला। वैश्विक और भारतीय तेल भंडारों के बारे में निम्न कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला क्या है कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। तो ये सही बात है। तो तेल भंडार के मामले में पहला देश कौन सा है, वेनेजुएला है। तो ये ऑप्शन अपना हो गया सही। दूसरा ऑप्शन है सऊदी अरब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये बात भी क्या है, सही है। और अभी सऊदी अरब ने किसके साथ समझौता किया है, नाटो के जैसा, पाकिस्तान के साथ। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। प्रमाणित तेल भंडारों के मामले में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल है। भारत शीर्ष देशों में तो शामिल है, लेकिन भारत शीर्ष 10 में नहीं है, बल्कि कौन से में है, शीर्ष 25 देशों में भारत शामिल है। शीर्ष 25 देशों में क्या है, भारत शामिल है। कभी 24वें या कभी 25वें नंबर पे भारत रहता है, टॉप 10 में भारत नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना गलत, यानी पहला और दूसरा अपना सही है। तो अपना आंसर क्या आ गया, 1 और 2। अब चलते हैं अपने आज के लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल है, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने नाटो शैली के अटैक ऑन वन समझौते पर हस्ताक्षर किए। नाटो शैली मतलब जैसा नाटो में होता है वैसा ही, एक देश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा। सवाल क्या है कि नाटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। पहला, नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में 12 सदस्य देशों के साथ में हुई थी। तो ये ऑप्शन हो गया क्या अपना सही हो गया। यानी इसके टोटल कितने संस्थापक देश थे, 12 देश थे, और स्थापना कब हुई, 1949 में हुई। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। जर्मनी इसके मूल संस्थापक सदस्यों में से एक था। तो इसके मूल संस्थापक सदस्यों में जर्मनी नहीं था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जर्मनी ने कब ज्वाइन किया था नाटो को, 1955 में। कब ज्वाइन किया था, 1955 में। यानी कि यह प्रारंभिक जो 12 देश थे उनमें शामिल नहीं था। तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना गलत हो गया। 2024 तक नाटो के सदस्य देशों की संख्या 32 हो गई है। तो ये 32 के 32 देश में आपके लिए लाया हूँ जो नाटो के सदस्य हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ। इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए नाटो में कौन कौन से देश शामिल है। ये यहाँ पे मैंने 32 देशों की लिस्ट आपके लिए लगा रखी है। आशा करता हूँ आज की जो करंट, हाँ तो पहले इस सवाल का आंसर तो कर लें। ये अपना क्या हो गया गलत और ये अपना हो गया सही, यानी 1 और 3। यानी कि अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन ए आ जाएगा।
तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो देखा। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। हम कंसिस्टेंटली डेली आपके लिए ये वीडियो लेकर के आते हैं, पूरे हफ्ते, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपको पता है, हम लोग इसके अलावा जो हमारा प्लेटफॉर्म है गुरुजी 4.0, वहाँ पे हम लोग 10th और 12th क्लास के लिए भी कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं। 12th क्लास के लिए ऑलरेडी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, और पूरे जो बोर्ड के सब्जेक्ट्स हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, चैप्टर बाय चैप्टर, पूरी सीक्वेंस में जो 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं उन टीचर्स के द्वारा आपको क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपके बच्चे या आपके छोटे भाई बहन 12th क्लास में हैं और आप चाहते हैं कि वो 100 में से 100 नंबर लेकर के आए, तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए हमारा जो एक तो हमारा जो ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हैं, गुरुजी 4.0 के नाम से हमारा क्या है, ये गुरुजी 4.0 के नाम से ऐप है हमारा। प्ले स्टोर पे जाएंगे तो इस तरह का आपको वहाँ पे क्या दिख जाएगा, लोगो भी दिख जाएगा। वहाँ पे जाके आप पहले कुछ वीडियो हमने क्या कर रखे हैं, फ्री कर रखे हैं, जहाँ से आप एज ए डेमो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें गुरुजी 4.0 ऐप। वहाँ पे हमने एक फ्री कोर्स भी दिया हुआ है आपको, जो अपकमिंग वीडियो एग्ज़ाम है उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के जो सफ़र है इसको यहीं रोकते हैं। कल हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।